हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग खत्म हो गया था। अब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के बाद अगला टॉपिक आपका इसमें आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। हम लोग का अगला टॉपिक इसमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हम लोग को समझना है। ठीक है, चलो भाई, यहाँ लिखा हुआ है हेलो एल्केन्स आर रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। ये बोल रहा है कि हैलो एल्केन्स जो हैं ये रिएक्टिव नेचर के होते हैं। हैलो एल्केन्स आर रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। हैलोजन के प्रेजेंस के कारण ही हैलो एल्केन्स जो होते हैं वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं। देखा जाए, लिखा हुआ है बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन partial positive charge develop on carbon and due to this attack of nucleophile is possible on carbon। ठीक है, ये बोल रहा है क्या कि हैलोजन के प्रेजेंस के कारण कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिसके कारण कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो आसान हो जाता है। ठीक है, चलो इस बात को थोड़ा समझ के देखते हैं। यहाँ पे देखो, तो हम लोग हैलो एल्केन लिखते हैं, तो हैलो एल्केन का मतलब आप लिखते हैं यहाँ से आर और यहाँ से हम लिख दिए एक्स। तो ये हो गया आपका एक्स मतलब हैलो और आर का मतलब एल्केन। ठीक है, अब एक्स की बात करें तो एक्स जो होता है आपका ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। एक्स आपका होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये आपका आर जो होता है ये आपका आर होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। आपका आर जो होता है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं और आर का मतलब कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। आप भी जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं उन पर आपका आता है पार्शियल निगेटिव चार्ज और इस पर आपका आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो हैलोजन के कारण ही ये जो हैलोजन है, नहीं एक्स जो है ये आपका क्या है, हैलोजन। तो इस हैलोजन के कारण ही इस कार्बन पर क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब अगर इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया नहीं तो निश्चित रूप से इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो आसान हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं भाई, NU माइनस। निगेटिवली चार्ज स्पेसीज जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नहीं तो न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक जो होगा वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पर माइनस चार्ज और इस कार्बन पर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव किसके कारण आया, तो हैलोजन के कारण आया। नहीं तो इसलिए इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, आसान होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हैलोजन पर निगेटिव चार्ज आ गया। नहीं, जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे आप भाई आपके, तो ऐसे मॉलिक्यूल आपके पोलर मॉलिक्यूल होंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपेरिजन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ध्यान रखना है, जनरली अगर देखा जाए तो पोलर मॉलिक्यूल अगर कोई है, पोलर मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पोलर मॉलिक्यूल जो होता है वो जनरली क्या होते हैं भाई, तो मोर रिएक्टिव होते हैं। मोर रिएक्टिव नहीं, और पोलर का मतलब क्या, जिन पे चार्ज डेवलप होने लगे। ध्यान रखना है, जिन पर चार्ज डेवलप होने लगे वो जनरली क्या होते हैं, पोलर होते हैं। ध्यान रखना है, तो पोलर मॉलिक्यूल जनरली मोर रिएक्टिव होते हैं। जबकि अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल की हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं भाई, लेस रिएक्टिव होते हैं। ध्यान रखना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। अब यहां से ध्यान रखना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या हुआ, तो जैसे सिर्फ कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हो, तो अगर कार्बन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। तो दोनों पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। अगर दोनों पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा तो जनरली ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लोग क्या होते हैं, तो लेस रिएक्टिव होते हैं। ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरली जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं यानी जिन पे चार्ज डेवलप नहीं होता है वो जनरली क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि जिन मॉलिक्यूल पे चार्ज डेवलप नहीं होता है जनरली उस मॉलिक्यूल पर दूसरे कोई ग्रुप जो है या एटम जो है वो अटैक नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उस पर निगेटिवली चार्ज स्पेस अटैक कर देगा।
अगर किसी एटम पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज एटम अटैक कर देगा, यानी वहां अटैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। और जहां अटैक की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है वैसे मॉलिक्यूल रिएक्शन में ज्यादातर भाग लेते हैं, और वैसे मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेकर नए नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई पूछता है कि हैलोएल्केन्स रिएक्टिव है या नहीं है, तो हैलोएल्केन रिएक्टिव है। पहला बात, हैलोएल्केन रिएक्टिव क्यों है? तो हैलोएल्केन रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि हैलोएल्केन में कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, और कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ने के कारण क्या होता है, तो कार्बन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इन चार्जेस के डेवलप होने के कारण ही इन पर दूसरे स्पेसीज का जो अटैक है वो आसान हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग को यहाँ पे बताया गया कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इस कारण से उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होता है, आसान हो जाता है। तो वही सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है हैलोएल्केन्स आर रिएक्टिव इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। हैलोजन के प्रेजेंस के कारण ही हैलोएल्केन क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हैलोजन के प्रेजेंस होने से क्या होता है वो लिखा हुआ है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन कार्बन and due to this attack of nucleophile is possible on carbon, due to this attack of nucleophile is possible on carbon। आप देखो अगर यहाँ पर कार्बन के साथ हैलोजन नहीं रहता, कार्बन के साथ कार्बन होता, तो क्या इन पे चार्ज डेवलप होता, चार्ज डेवलप नहीं होता। और अगर इन पे चार्ज डेवलप नहीं होता भाई, तो निश्चित रूप से अगर इन पे चार्ज डेवलप नहीं होता तो निश्चित रूप से क्या न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर पाता, तो अटैक नहीं कर पाता, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि हैलोएल्केन क्यों रिएक्टिव होते हैं, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। ठीक, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हम लोग को दिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है हैलोएल्केन्स, रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। हम लोगों को देखा जाए तो इस चैप्टर में हैलोएल्केन के 4 प्रकार के रिएक्शंस को पढ़ना है। हैलोएल्केन के रिएक्शन को 4 भागों में यहाँ पर बांट दिया गया है, यानी हैलोएल्केन के बारे में हम लोग को 4 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से रिएक्शन है, तो पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल, और चौथा है आपका रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन। बारी बारी से इन सभी रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, बारी बारी से इन सभी रिएक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। फिर से हम बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, तो हैलोएल्केन के रिएक्शन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल, और चौथा है आपका रिडक्शन ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है, तो इन चारों रिएक्शन को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, देखा जाए। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को उसके स्थान से हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, वैसे रिएक्शन को ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं, if in any reaction a stronger nucleophile displaces a weaker nucleophile from its position and take its position, then that type of reaction is called as nucleophilic substitution reaction। उस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो वहां वही हम लोग को लिखा हुआ है, तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका हम लोग डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, हम लोग पहले इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो था वो हम बताए थे कि 2 प्रकार का हम लोग को पढ़ना था, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। SN1 का फुल फॉर्म था यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 का फुल फॉर्म था बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सब हम डिटेलिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़ना है, तो पहला रिएक्शन पढ़ना है हम लोग को रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन विथ एक्वस NaOH और एक्वस KOH। नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन। नहीं, तो अब हैलोएल्केन का रिएक्शन डिफरेंट स्पेसीज से कराना है। तो पहला हैलोएल्केन का रिएक्शन किससे दिया गया है, तो रिएक्शन ऑफ हैलोएल्केन तो पढ़ ही रहे हैं। हैलोएल्केन का रिएक्शन, पहला रिएक्शन किससे करा रहा है, तो एक्वस NaOH से और एक्वस KOH से, ठीक है। चलो देखते हैं यहां से, देखा जाए। यहां से लिखा हुआ है RX, तो RX का मतलब है, X मतलब हैलो और R का मतलब एल्केन, तो यही आपका हैलोएल्केन है। और ये हो गया एक्वस NaOH, इन्हीं के बीच में रिएक्शन आपको लिखना है।
तो देखो, इस पर आप जानते हो कि इस पर आपका क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर आपका क्या होगा, तो पार्शियल निगेटिव चार्ज नहीं। और NaOH के बारे में आप जानते हो कि NaOH आपका टूट जाता है कैसे भाई, तो Na प्लस और OH माइनस। अब इस OH पर माइनस आया तो यही OH माइनस आपका क्या है, तो OH माइनस हमारा क्या है भाई, तो न्यूक्लियोफाइल है। नहीं तो यही न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस पर माइनस चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पर है भाई, तो इस पर निगेटिव है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे ही ये OH माइनस कार्बन पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बॉन्ड घूम के कहाँ चलाएगा, X के ऊपर चलाएगा। नहीं, ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल, या इसी को हम लोग कहें कि आपका क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ये है आपका स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और ये जो X माइनस जो हट रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वीकर न्यूक्लियोफाइल कहिए चाहे लिविंग ग्रुप कहिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप। तो ये आपका कहलाता है लिविंग ग्रुप, या इसी को हम लोग कहते हैं वीकर न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखना है। तो जैसे ही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, वीकर न्यूक्लियोफाइल यानी कि लिविंग ग्रुप जो है वो क्या होगा, हट जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये लिविंग ग्रुप जब भी हटता है तो अपने साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर और साथ साथ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है, इसीलिए 6 पर क्या आता है, माइनस आ जाता है, ध्यान रखना है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, R के साथ कौन जुड़ गया, OH। तो हम यहां से प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ROH प्लस। अब क्या बनेगा, देखो तो यहां से X माइनस आपका निकल रहा है, X माइनस, और यहां पर कौन है, Na प्लस। तो ये X माइनस और Na प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, NaX। तो प्लस में आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा NaX, ध्यान रखना है। अब ये जो ROH है यही आपका क्या है, अल्कोहल, यही आपका क्या है, अल्कोहल। ROH ये आपका क्या बना, अल्कोहल। यानी कि हेलो एल्केन का रिएक्शन अगर एक्वस NaOH से करेंगे तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और प्लस में क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड। ये क्या बना आपका, सोडियम हैलाइड। तो ये जो सोडियम हैलाइड है ये क्या है, आपका बाई प्रोडक्ट है। यहाँ पर मेन प्रोडक्ट हमारा क्या बना, अल्कोहल जो बना, यही आपका क्या है, मेन प्रोडक्ट। ये है आपका मेन प्रोडक्ट, ध्यान रखना। और सोडियम हैलाइड आपका क्या है, बाई प्रोडक्ट। ध्यान रखना होगा। चलो, अब यहां से देखा जाए तो CH3Br का रिएक्शन एक्वस NaOH से फिर दिया हुआ है। अब यहाँ R के जगह पर क्या आ गया, CH3, X के जगह पर क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। अब इन लोगों के बीच में रिएक्शन करना है तो कैसे करेंगे भाई, सिंपल है। यहाँ से Na को हटाओ और यहाँ से Br को हटा दो, तो Na और Br मिलकर क्या बनाएंगे, NaBr। और इस CH3 और इस OH को आपस में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, CH3OH आपका अल्कोहल बन जाएगा। प्लस Na और Br आपका निकल जाएगा, तो प्लस में यहाँ पे प्रोडक्ट आपका बनेगा NaBr, ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या बना, मिथाइल अल्कोहल। और ये बन गया सोडियम ब्रोमाइड, मिथाइल अल्कोहल और आपका सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। चलो, दूसरा रिएक्शन आपको दिया हुआ है, फिर से CH3CH2Br प्लस एक्वस NaOH, जिसका प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे, फिर वही काम, यहाँ से ब्रोमीन को हटाओ भाई, यहाँ से सोडियम को हटाओ, तो Na और Br और इस CH2 को जहाँ से ब्रोमीन को हटाए हैं उससे OH को जोड़ दो, तो प्रोडक्ट आप बना सकते हो CH3CH2OH। आप प्लस में क्या बनेगा, NaBr। तो आप प्रोडक्ट लिखिएगा, यहाँ से कौन सा अल्कोहल बनेगा, 2 कार्बन है तो इथाइल अल्कोहल आपका बनेगा, बना सकते हैं आप। चलो, अब सेम RX का रिएक्शन जैसे एक्वस NaOH से किए थे वैसा ही RX का रिएक्शन एक्वस KOH से, यहाँ भी आपका अल्कोहल ही बनेगा। क्या करना है, तो यहाँ से K को हटाओ भाई, यहाँ से X को हटाओ, तो K और X हट जाएगा, और इस R को किससे जोड़ दो, OH से जोड़ दो। तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से भी देखो क्या बनेगा, ROH अल्कोहल ही बनेगा, ROH। प्लस में क्या बनेगा हम लोगों का K और X, तो मिलके क्या बनेंगे, KX। नहीं तो यहाँ भी आप देखो कि आपका प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अल्कोहल आपका मेन प्रोडक्ट बना, बाकी पोटासियम हैलाइड आपका बना, ध्यान रखना है। ठीक, उसी का एग्जांपल दिया है CH3Br और प्लस एक्वस KOH। तो क्या करेंगे,
यहाँ से के को हटाएंगे, यहाँ से Br को हटाएंगे और CH3 जो है इसको किसे जोड़ देंगे, OH के साथ जोड़ देंगे, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH। प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा CH3OH प्लस यहाँ से K और Br आपस में रिएक्शन क्या बनाएंगे, तो KBr। ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विथ एक्वस NaOH और एक्वस KOH, ठीक है। तो हेलोएल्केन का रिएक्शन एक्वस NaOH से करेंगे तो भी आपका अल्कोहल ही मेन प्रोडक्ट बनेगा, और हेलोएल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH से करेंगे तो भी आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल ही बनेगा। वही मैंने बताया नहीं, और बहुत ही इजी रिएक्शन है, आपको कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। नहीं, इस चीज को आप देख सकते हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से इसको देख लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला हम लोग को इसमें लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विथ सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर, ठीक है। अब हेलोएल्केन का रिएक्शन जो है, अभी हम लोग हेलोएल्केन का रिएक्शन एक्वस NaOH से कर रहे थे और एक्वस KOH से कर रहे थे, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा था, अल्कोहल। अब हेलोएल्केन का ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं भाई, तो अब हेलोएल्केन का रिएक्शन किससे करना है, तो सोडियम अल्कोक्साइड। नहीं, तो हेलोएल्केन का रिएक्शन और सोडियम अल्कोक्साइड से कीजिएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं पहले कि सोडियम अल्कोक्साइड क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। देखा जाए, यहां लिखा हुआ है सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो सोडियम अल्कोक्साइड होता क्या है भाई, समझने की कोशिश करो। तो सोडियम का मतलब सब लोग जानता है Na, और अल्क ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का मतलब सब लोग जानता है कि ऑक्साइड का मतलब O होता है। और जैसे ही अल्क वर्ड आता है ALK अल्क वर्ड, तो इसका मतलब सबको समझ आता है कार्बन चेन R। ध्यान रखना है, सोडियम का मतलब Na, ऑक्साइड का मतलब O, और अल्क, अल्क मतलब कार्बन चेन। अल्क मतलब क्या होता है, कार्बन चेन। जैसे आप बोलते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, तो अल्केन बोलते हैं, तो अल्केन में जो अल्क वर्ड होता है, ये अल्क वर्ड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को। एक कार्बन रहे तो अल्क को आप मिथ बोलते हैं, 2 कार्बन रहे तो अल्क को आप ईथ बोलते हैं, 3 कार्बन रहे तो अल्क को आप प्रोप बोलते हैं। तो अल्क क्या होता है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना है। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग वही लिख रहे हैं, फिर से देखो भाई, सोडियम Na, ऑक्साइड O, और अल्क का मतलब R। तो सोडियम अल्कोक्साइड को लिखा था NaOR। भले यहाँ पर अल्क पहले है, ऑक्साइड बाद में है, लेकिन सोडियम के साथ पहले कौन जुड़ेगा, तो सोडियम के साथ ऑक्साइड और तब कार्बन चेन, सोडियम के साथ ऑक्साइड और तब कार्बन चेन। लेकिन इसको पढ़ते हैं सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड, सोडियम अल्क ऑक्साइड। ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोडियम अल्कोक्साइड ये आपका बना NaOR, ध्यान रखना है। अब NaOR जो है ये टूटता कैसे है भाई, तो अगर इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा आपका Na प्लस OR माइनस, ऐसे टूटता है ये। नहीं, ध्यान रखना है। अब इस Na प्लस को आप क्या कहते हैं, सोडियम। ध्यान रखना है, और OR माइनस जो है इसी को कहा जाता है अल्कोक्साइड। इसी OR माइनस को हम लोग कहते हैं अल्कोक्साइड। ध्यान रखना है, तो Na प्लस का मतलब सोडियम और OR माइनस का मतलब अल्कोक्साइड। तो ये आपका बन गया सोडियम अल्कोक्साइड। अब चलो यहां से हम लोग ध्यान दें तो सोडियम अल्कोक्साइड, अब इसका जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सोडियम अल्कोक्साइड का एग्जांपल, जैसे हम एग्जांपल लिख रहे हैं भाई, देखो NaOCH3। नहीं, तो Na और O तो रहेगा ही, बस R के जगह का जो वैल्यू है वो चेंज होता जाएगा। सोडियम सोडियम ही रहेगा, ऑक्साइड रहेगा ही, बस R का वैल्यू चेंज हुआ, क्योंकि R का मतलब कार्बन चेन है। तो कार्बन चेन, एक कार्बन चेन भी सकता है, 2 कार्बन चेन भी, 3 कार्बन चेन भी हो सकता है। तो जैसे हम यहाँ एक कार्बन चले NaOCH3, तो इसको तोड़ेंगे तो टूटेगा ये Na प्लस, इसी बॉन्ड को तोड़ना है भाई, इस बॉन्ड को। नहीं, तो Na पर प्लस और O पर क्या आएगा, माइनस CH3। अब इसका नाम क्या होगा, तो Na प्लस का मतलब सोडियम, OCH3 तो O ऑक्साइड है, और CH3 मतलब एक कार्बन का मतलब मीथेन, तो ये हो जाएगा मिथॉक्साइड। नहीं, देख रहे हो, अल्क मतलब एक कार्बन है, तो अल्क के जगह पर क्या यूज करेंगे, मिथ, ऑक्साइड उतार देंगे। तो यहां पर देखो इसका नाम हो जाएगा सोडियम मिथॉक्साइड। ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोडियम
मिथॉक्साइड। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके देख लो, हम लोग यहाँ से ले लिए NaO और यहाँ से आ गया आपका CH2 और CH3। नहीं, अब इसको तोड़ोगे तो फिर वही बॉन्ड, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। Na पर प्लस, चूंकि ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देता है तो इस पर प्लस आएगा, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा आपका Na प्लस O माइनस, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये आ जाएगा। तो Na प्लस को तो सोडियम कहते हैं, और O माइनस CH2 CH3, तो यहाँ 2 कार्बन है तो अल्क के जगह पर क्या यूज करेंगे, इथ ऑक्साइड, नहीं तो इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम हम लिखेंगे सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, ये इसका नाम हो जाएगा। तो हम इस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सोडियम अल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ईथर का मतलब क्या होता है, तो ईथर के बारे में अगर ध्यान दें तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप सब लोग जानते हैं भाई। ईथर का अगर हम लोग बात करें फंक्शनल ग्रुप, ठीक, तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बारे में आप जानते हो कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है हम लोग का, O, यही है, ठीक है। अब इस O के इधर भी R लगा होता है और इधर भी R लगा होता है, तो हम यहाँ लगा दिए R और यहाँ पे R डैश। अब ध्यान रखना है, ये जो R हैं ये R डैश के बराबर भी हो सकते हैं, और ये जो R हैं ये R डैश के बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर R और R डैश बराबर होंगे तो ये सिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे, अगर R और R डैश बराबर होंगे तो वो सिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे, और अगर R और R डैश बराबर नहीं होंगे तो वो लोग क्या कहलाएंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाएंगे। ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखो ईथर का एग्जाम्पल हम ले लें, देखा जाए यहां से हम ले लें CH3O और यहां से आपका CH3 ले लिए। तो इधर देखो अगर, तो इधर भी ऑक्सीजन के इधर भी मिथाइल है, इधर भी क्या है, मिथाइल है। तो अगर दोनों तरफ मिथाइल है तो ये ईथर क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। इसका नाम क्या होगा, तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, ये हम इसको कह सकते हैं। अब ये डाई मिथाइल ईथर हुआ। अब डाई मिथाइल ईथर में हम लोग देखें इसको तो क्या कहेंगे, इसको कैसा ईथर है ये, तो ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है। ये आपका कैसा ईथर है भाई, तो सिमेट्रिकल ईथर है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक। अगर हम इसी का एग्जांपल ऐसे ले लेते, CH3 यहाँ से O और यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आपका CH3, तो ऑक्सीजन के इधर है इथाइल, इधर है मिथाइल, तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। अगर हम इसका कॉमन नेम बोले, इसका कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर, और इसको बोले कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल लगाइए, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सोडियम अल्कोक्साइड क्या है और ईथर क्या है। चलो अब हम लोग रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, यानी हम लोगों को रिएक्शन पढ़ना है। क्या रिएक्शन पढ़ना है भाई, तो रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन विथ सोडियम अल्कोक्साइड। हेलोएल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो ईथर बनता है, नहीं तो अब रिएक्शन पढ़ना जरूरी है। ये तो समझ गया कि सोडियम अल्कोक्साइड क्या है, ये भी समझ गया कि ईथर क्या होता है, नहीं अब इनका रिएक्शन से ईथर कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं। चलो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखा जाए यहां से देखा जाए तो हम लोग को लिखा हुआ है RX प्लस NaOR। अच्छा, जो पिछला हम लोग पढ़ाए थे इस पेज में, इसमें ध्यान दो तो NaOR जो है वो आपका टूटता कैसे है, तो Na प्लस और OR माइनस। अब ये जो OR माइनस जिसपे माइनस आया तो यही ग्रुप आपका कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है यही कहाँ अटैक करता है, कार्बन पर, अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, अटैक ऑन पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन।
ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां से देखा जाए तो हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है RH, तो यही आपका क्या है, हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन है, ठीक है। NaOR, तो ये आपका सोडियम अल्कोक्साइड है। NaOR क्या है आपका, Na का मतलब सोडियम, R का मतलब अल्क, और O का मतलब ऑक्साइड। तो ये हो गया आपका सोडियम अल्कोक्साइड। अब इन्हीं के बीच में रिएक्शन करना है, तो आप जानते हो कि R पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, X पर क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव। NaOR को तोड़ोगे तो टूटेगा, ये कैसे भाई, तो Na प्लस, और कैसे, तो OR, और इस पर क्या आता है, माइनस चार्ज। अब यही जो निगेटिव चार्ज वाला है यही इस कार्बन पे अटैक करता है, तो ये आपका बाहर निकल जाता है। नहीं, अब ये हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया आपका वीक न्यूक्लियोफाइल, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल धक्का मारा, वीक न्यूक्लियोफाइल निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से X माइनस निकला, तो ये X माइनस और ये Na प्लस, NaX बनाएंगे, और यहाँ से क्या बनेगा, R, और R के साथ जुड़ गया OR, तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका आ जाएगा ROR, और प्लस में आपका बन जाएगा NaX। तो यही जो ROR आपका बना, यही आपका क्या बना, ईथर बना। ध्यान रखना है, R का मतलब कार्बन चेन, और इधर भी कार्बन चेन, तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन चेन जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है, ईथर कहलाता है। ध्यान रखना है, तो ये आपका ईथर बन गया। चलो जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3Br प्लस NaOCH3, नहीं तो ये क्या है आपका, ब्रोमोमीथेन। अगर आप इसको देखो तो इसका नाम क्या है भाई, तो ये आपका है ब्रोमो मीथेन, और ये क्या है आपका, सोडियम मिथॉक्साइड। सोडियम मिथॉक्साइड करना क्या है, तो Na और Br को निकाल देना है, Na और Br को निकाल देना है, और इस CH3 को उठा के इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है, तो बनेगा CH3OCH3। यहां से प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3OCH3, प्लस में आपका बनेगा NaBr। ये प्रोडक्ट हम लोग का बन जाएगा। तो ये क्या बना, डाई मिथाइल ईथर। और ये ईथर कैसा बना, तो ये आपका सिमेट्रिकल ईथर बना। और ये क्या है, सोडियम ब्रोमाइड, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको भी। सोडियम ब्रोमाइड, ये आपका बन गया। चलो अगला रिएक्शन आपको दिया हुआ है CH3CH2Br प्लस NaOCH3। क्या करना है इसमें भी, Na और Br को लेके हटा दो, NaBr निकल गया, और इस कार्बन को इस ऑक्सीजन से अटैच कर दो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OCH3। प्रोडक्ट बनाओ, CH3CH2OCH3, प्लस में क्या बनेगा, Na और Br, प्लस में यहाँ डाल दो NaBr। ये क्या है आपका, तो देखें अगर तो इथाइल मिथाइल ईथर, जिसको आप अभी पढ़े थे, इथाइल मिथाइल ईथर है। ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल ईथर है, ये आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग अगर हेलोएल्केन का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो उस केस में आपका सिमेट्रिकल ईथर भी बन सकता है और अनसिमेट्रिकल ईथर भी आपका बन सकता है। तो इस रिएक्शन को बनाना भी बिल्कुल आसान है। क्या करना है आप देख रहे हैं, बिल्कुल क्या हटाना है क्या जोड़ना है आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग देखें तो इस रिएक्शन का एक खास नाम है, इस रिएक्शन का एक खास नाम है। इस रिएक्शन को विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, यानी विलियमसन ने हम लोग को ईथर के संश्लेषण का तरीका बताया। सिंथेसिस का मतलब बनाने का तरीका, संश्लेषण उसका प्योर हिंदी होता है। ठीक है,
तो यहाँ लिखा हुआ है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। नहीं तो कोई पूछता है कि भाई विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर क्या है, नहीं आपसे पूछता है कि व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, तो आपको बताना होगा रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ सोडियम अल्कोक्साइड, रिएक्शन ऑफ हैलोअल्केन विथ सोडियम अल्कोक्साइड टू फॉर्म सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये आपको बताना होगा, ध्यान रखना है। तो वही मैंने लिखा हुआ है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। फ्रॉम दिस रिएक्शन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बोथ टाइप ऑफ ईथर इज फॉर्म्ड, लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल बता दिया। दिस रिएक्शन फॉलो SN2 पाथवे, ठीक है, आपको बस ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको दो तरह का था, एक था SN1 पाथवे और एक था SN2 पाथवे। तो कोई पूछता है भाई कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर जो है ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है, तो बस याद रखिएगा कि ये SN2 पाथवे फॉलो करता है। क्या होता है SN1 पाथवे और SN2 पाथवे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। अब आगे आते हैं, हम लोग को यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिख रहा है हाउ कैन दिस ईथर बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ये एक ईथर है, ध्यान रखना, ये जो हम लोग को दिया हुआ है एक ईथर है, ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है और ऑक्सीजन के इधर भी ये क्या है, कार्बन है। तो दोनों तरफ और कार्बन लगे हों तो ये भी आपका क्या है, एक ईथर है, ये भी आपका क्या है भाई, तो ये एक आपका ईथर है। अब इस ईथर का फॉर्मेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो चलो हम लोग इसका आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तो हम लोग यहां से क्या करते, बेंजीन रिंग ले लिए भाई, ये है आपका बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग पहले खींच दिए। अब इस पर हम लगा दिए ब्रोमीन Br, ठीक है, और तो ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन, हम इसको बोल रहे हैं ब्रोमोबेंजीन, ये बेंजीन है ये ब्रोमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, नाम बाद में लिखेंगे। चलो अब इसका रिएक्शन कर रहे हैं, नहीं विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड लेते हैं, तो चलो भाई इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं NaO और यहाँ से CH3, ये ले लिए। नहीं अब हम लोग को इनके बीच का रिएक्शन करना है, चलो भाई तो देखते हैं। यहां से हम लोग ध्यान दें तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि NaOCH3 जो है ये आपका टूटता है कैसे भाई, तो Na प्लस और O माइनस और CH3। अब ये जो O माइनस CH3 है यही आपका क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है, यही आपका क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये है मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो हम लोग को बताया गया है कि न्यूक्लियोफाइल जो है ये कहाँ अटैक करता है भाई, तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है। अब ये अगर इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो घूम के कहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन के पास, तो यहाँ से Br माइनस निकलेगा और यहाँ से Na प्लस, तो Na प्लस और Br माइनस, Na प्लस और Br माइनस मिलकर Na भी बना देंगे। और ये जो O माइनस हम लोग को इस कार्बन पे अटैक किया, ये O माइनस जो इस कार्बन पे अटैक किया, तो क्या हो जाएगा बेंजीन रिंग, इस कार्बन से जुड़ गया OCH3, तो देखिए तो हम लोग क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग उतार दिए भाई और इससे आपका जुड़ गया OCH3, तो ये आपका OCH3 जुड़ गया, ध्यान रखना है। और Na और Br आपके बन जाएंगे, तो प्लस में आपका बन जाएगा Na और Br, प्लस में क्या बन जाएगा Na और Br हम लोग का बन जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो रिएक्शन हम लोग लिखे इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में हम लोग जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था ईथर, वो ईथर यहाँ बन गया, बेंजीन रिंग O CH3 हम लोग का बन गया, ध्यान रखना है। अब प्रोडक्ट हमारा यहाँ से बन गया, लेकिन क्या इस तरीके से जो हम लोग ईथर यहाँ बनाए, क्या उस तरीके से ये ईथर बनाना सही है, ये हम लोग को देखना है। नहीं तो इस तरीके से ये ईथर बनाना जो है, ये ईथर बनाना इस तरीके से क्या है, गलत है। अब सवाल उठता है क्यों गलत है भाई, सवाल उठता है क्यों गलत है, तो इसलिए गलत है क्योंकि देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच बताया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका बेंजीन जो है, इस बेंजीन में जो कार्बन है इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो हम आपको बता चुके हैं कि जिस भी
हम आपको बता चुके हैं कि जिस भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जिस भी कार्बन के पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो लोग भी इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। नहीं तो आपका बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, तो बेंजीन जो है ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। बेंजीन जो है ये भी आपका क्या है भाई, तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ध्यान रखना है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच और बेंजीन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच। नहीं तो याद रखना होगा कि नॉर्मल कंडीशन में एक न्यूक्लियोफाइल यानी एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक नहीं करता है। नहीं, नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन रिच दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच पर अटैक नहीं करता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है भाई। नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और बेंजीन के पास पाई बॉन्ड है, इसलिए उसके पास भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाला स्पेसीज इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाले स्पेसीज पे अटैक नहीं करता है। ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो यहां पर ये अटैक पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आखिर सवाल उठता है तो अब इस ईथर को बनाएंगे कैसे? बिल्कुल आसान है भाई, इंटरचेंज खाली कर दो। देखो हम लोग इसी तरह कैसे बनाएंगे, तो हम लोग का क्या रहा है, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। देखो तो हम लोग करना क्या है यहाँ पर कि बेंजीन ले लेंगे, जस्ट ए मिनट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि देखो तो CH3 Br, थोड़ा साफ लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे CH3 Br। अब देखो पहले वाले में क्या किया था, बेंजीन के साथ हैलोजन को लगाए थे, बेंजीन और ब्रोमीन। हम लोग यहाँ पर क्या किए, CH3 के साथ Br लगा दिए, CH3 के साथ क्या लगा दिए, इसके साथ इस ब्रोमीन को लगा दिए। अभी जो ONA है इसको बेंजीन के साथ लगा दो। चलो तो इसका रिएक्शन आप कर दो कुछ इस तरह से, NaO और ये आपका हो गया बेंजीन रिंग। ठीक है, अब इस पर देखो, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। तो क्या इसके पास, इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। इस कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिच है? नहीं, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। चलो अब इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो पता है कि यही बॉन्ड टूटता है, सोडियम वाला। तो यहाँ तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, Na+, और यहाँ क्या आएगा, O पर माइनस, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, तो बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग बना दो भाई, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड आ गया। अब यही जो O- है ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो इस कार्बन पर। तो देख लो ये O- है, तो ये हमारा क्या है भाई, न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन धनी है। लेकिन ये जो कार्बन है, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन धनी है? क्या इसके पास पाई बॉन्ड है? नहीं, इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन धनी नहीं है। तो ये इस पर अब अटैक कर सकता है। ये अटैक दिखाना क्या है, सही है। अब देखो तो जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ब्रोमीन वाला जब बॉन्ड बाहर निकल जाएगा भाई, तो अब प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग। O, इस O से क्या जुड़ गया, CH3, और ये जो Br- निकलेगा, ये Br- और Na+ मिल क्या बनाएगा, NaBr। तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो यही ईथर आपका बन जाएगा। जो ईथर हम लोग को बनाना था, ये वाला ईथर आपका बन जाएगा। तो इस रिएक्शन से आपको ये ईथर बनाना होगा। तो इसका प्रोडक्ट यहां पर आप बना लेंगे। मेरे पास जगह यहां पे कम है, आप बना लेंगे, समझ गए होंगे तो बना लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। हम लोग क्या किए, बस एक्सचेंज कर दिए। क्या एक्सचेंज कर दिए, तो जो ब्रोमीन बेंजीन के साथ लगा था, उस ब्रोमीन को हम कार्बन के साथ लगा दिए, इस कार्बन के साथ लगा दिए। और जो ONA सोडियम ऑक्साइड जो आपका यहां पर दिख रहा है, NaO, नहीं, ये O को हम उठाकर किसे लगा दिए, बेंजीन के साथ लगा दिए। देख लो वही काम किए हैं, बस अदला बदली कर दिए हैं। नहीं तो यहां से आपका कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन धनी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इस पे अब अटैक कर सकता है। इसका अटैक दिखाना क्या है, सही है। तो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग, O, आइसो से कौन जुड़ गया, CH3। तो बेंजीन O और उससे जुड़ गया CH3। तो देख लो बेंजीन O और उससे CH3, वही प्रोडक्ट हम लोग को बनाना था। बाकी ये जो Br- निकलेगा, ये Na+ निकलेगा, तो Na और Br मिलकर क्या बनाएंगे, NaBr बना देंगे, सोडियम ब्रोमाइड। तो आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ध्यान रखना है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से एक और हम लोग को दिया हुआ है CH3, C पर CH3, C पर CH3 और OCH3, और लिख रहा है कि हाउ कैन दिस ईथर बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। विलियमसन सिंथेसिस मेथड से इस ईथर का निर्माण कैसे करेंगे। चलो देखते हैं इसका आंसर।
देखा जाए, हम लोग अगर इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, CH3 C पर CH3 C पर CH3 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, हेलो एल्केन होता है, तो पहले हम ले लिए हेलो एल्केन, और उसका रिएक्शन हेलो एल्केन का रिएक्शन किससे किया जाता है, तो सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, तो NaOCH3, ये हम ले लिए। अब इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने का तरीका आपको क्या बताया गया है, तो रिएक्शन करने का तरीका आपको बताया गया है कि Na को और Br को निकाल लो, Na और Br निकल जाएगा, ठीक है। अब यही जो ऑक्सीजन होता है जो O- के फॉर्म में, ये आपको किस फॉर्म में निकलता है, तो ये आपको निकलता है भाई किस फॉर्म में, तो ये निकलता है Na निकलता है और Br निकलता है, ये बच जाता है क्या आपका O- और CH3, और यही O- जो है वो जाकर इस पर पीछे से अटैक करता है, नहीं तभी ना ब्रोमीन आपका हटता है, जब अटैक करता है तो ही आपका ब्रोमीन क्या होता है, हटता है, तो Br- Na प्लस क्या बनाता है, NaBr, और ये जाकर इस पे जुड़ता है, तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनता है कुछ इस तरह से, ध्यान रखना है। प्रोडक्ट आप क्या बनाते हैं, देखो तो CH3 C पर CH3 C पर CH3 और उससे क्या जुड़ गया भाई, OCH3, तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐसे बनाते हो, CH3 C पर CH3 C पर CH3 और यहाँ पे आपका आता है O और CH3, और प्लस में आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाता है NaBr, इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, ध्यान रखना है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो कि क्या ये अटैक सही है या गलत है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो इस फिगर को हम फिर से बनाते हैं, देखो C है और इस C पर एक CH3 है, तो CH3 को थोड़ा फैला कर लिखते हैं, CHH, चलो फिर इस पर एक और CH3 उसको फैला कर लिखते हैं, CHH, अब इस C पर एक और CH3 है, लिखते हैं HHH, और क्या है Br, इसी पे आता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव। अब NaOCH3 था तो आपका टूटा Na प्लस और OCH3 माइनस, तो अगर हम लोग देखें तो यही OCH3 माइनस जाकर इसको कहाँ अटैक करना है, तो इसको अटैक करना है इस कार्बन पर, जब ये इस कार्बन पर अटैक करेगा तभी ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटेगा, ये Br माइनस निकलेगा और Na प्लस रिएक्शन करेगा। तो देखो तो क्या ये OCH3 ग्रुप जो है क्या इस भीड़ में अंदर घुस सकता है, क्या नहीं घुस सकता है। ये OCH3 एक बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास पहुंच जाएगा, नहीं, यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, नहीं, यहाँ पर कार्बन के हाइड्रोजन फैले हुए हैं, यहाँ भी कार्बन का हाइड्रोजन फैला हुआ है, यहाँ भी कार्बन का हाइड्रोजन फैला हुआ है, तो क्या ये इसमें आसानी से घुस जाएगा, तो नहीं घुसेगा, इसलिए यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से इस ईथर को बनाना क्या है, गलत है, इस तरह से इस ईथर को बनाना क्या है, गलत है। तो आखिर ये जो ईथर हम लोग को दिया गया है, क्या हम लोग इस ईथर को नहीं बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, इस ईथर को हम लोग बना सकते हैं, लेकिन किसी और तरीके से, फिर वही काम भाई, अदला बदली नहीं। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो Br हम लोग लगाए हुए हैं इसके साथ उस Br को लगा देंगे हम लोग को इस कार्बन के साथ। देखो अगर हम लोग को बनाना हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर CH3 Br, पहला काम ये करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा साफ लिखा जाए, आ जाओ, देखा जाए, हम लोग क्या करेंगे CH3 और यहाँ पर लिखेंगे Br, देख लो, ठीक है, तो हम इस Br को लगा दिए CH3 के साथ, और ये जो ONa है इसको इसके साथ लगा देंगे। चलो यहाँ पर देखो तो प्लस में Na प्लस O माइनस, और उसके साथ ये बड़ा ग्रुप जुड़ जाएगा, C पर CH3 C पर CH3 और C पर CH3, इस तरह से हो जाएगा। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, तो इस कार्बन पर भीड़ भाड़ नहीं है, तो ये O माइनस जो है वो आसानी से इस कार्बन पे अटैक कर देगा, ब्रोमीन आपका आसानी से हट जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से आसानी से आप बना सकते हैं। आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन गया, देख लीजिए CH3, ये CH3 आ गया, O आ गया, और इस O के साथ क्या बना, ऊपर भी CH3, इधर भी CH3 और नीचे भी CH3,
ये आपका बन जाएगा। और ये Br माइनस और Na प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, NaBr। तो इस तरह से इस रिएक्शन को करना क्या है, सही है। ये अटैक भी क्या है, सही है, ध्यान रखना है। क्योंकि अब इस न्यूक्लियोफाइल को अगर इस कार्बन पर अटैक करना है तो इस कार्बन पर भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर जिससे ब्रोमीन है उसी पे अटैक होता है, तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास पहुंच पाएगा, नहीं, इस पे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है इसलिए पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए ये अटैक क्या है भाई, तो अटैक करना गलत है। और ये अटैक करना क्या है, सही है। तो इस ईथर को अगर हमको बनाना है तो इस मेथड से बनाएंगे, इस मेथड से नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, मैंने आपको ये बताया। तो आज के क्लास में हम लोग 2 रिएक्शन पढ़े, ठीक है। RX यानी हैलोएल्केन का हम लोग रिएक्शन शुरू किए हैं। तो पहले हैलोएल्केन का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ और एक्वस KOH के साथ पता है, जिससे आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़े अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, जिससे आपका ईथर बनता है, सिमेट्रिकल ईथर भी, अनसिमेट्रिकल ईथर भी। इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर भी कहते हैं। तो यही 2 रिएक्शन हम लोग आज के क्लास में पढ़े। अगले क्लास में हम लोग और रिएक्शंस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आज के क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।